अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। सदर ट्रंप को 6 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी लगाने की कोशिश में जुज़वी कामयाबी हासिल हो गई है। इसकी तफसीलात कुछ ही देर में। इसके अलावा आज के शो में क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ट्रंप दौर में अमेरिका भारत ताल्लुकात का मुस्तकबिल कैसा होगा? We will destroy radical Islamic terrorism. पाक अफगान तिजारत में रुकावटों से छोटे कारोबार किस तरह मुतासिर हो रहे हैं, और बेघर अफराद की मदद में अमेरिकी मुसलमान आगे आगे। This is a way that we show charity. We provide neighborly needs for those who are in need of it. वाशिंगटन में कल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले सरकारी मेहमान बने। दोनों सरबराहान की मुलाकात में जिन अमूर पर बात हुई उनकी तफसीलात जानने के लिए चलते हैं नदीम याकूब के पास, जो इस वक्त मौजूद हैं कैपिटल हिल पर। नदीम, मुलाकात के बाद क्या अहम निकात सामने आए? इस मुलाकात के दौरान जहां पर बाहमी अमूर, तजारत और दिफाई अमूर के बारे में बातचीत हुई, वहीं पर सिक्योरिटी पार्टनरशिप का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं वहाँ पे क़याम अमल के हवाले से वो ख़ास तौर पर इस जो इन दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू थी उसमें शामिल था। इससे पहले कि हम मज़ीद इस पर बात करें, पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और फिर मैं मज़ीद इसके अहवाल के बारे में बात करेंगे। Republic of India. व्हाइट हाउस में अपनी मुलाकात को बहुत फ़ायदेमंद और कामयाब करार देते हुए भारतीय वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को गले लगा लिया। दोनों की मुलाकात के दौरान सलामती के मामलात पर तवज्जो मरकूज रही। वज़ीर आज़म मोदी ने दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ाई में ज्यादा ताउन का ऐलान किया। अपने समाजों की सुरक्षा राष्ट्रपति ट्रंप तथा मेरी टॉप मोस्ट प्राथमिकताओं में से एक है, क्योंकि भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स विश्व की 2 विशाल डेमोक्रेसीज का साझा सशक्तिकरण हमारा उद्देश्य है। सदर ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका दूसरी कौमों के लिए एक मिसाल साबित हो सकते हैं कि कैसे मुश्तरका खतरों से निपटने के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। We will destroy radical Islamic terrorism. मुआशी और सिक्योरिटी ताल्लुकात की मद में कई अरब डॉलर मालियत के ड्रोन की खरीद और फरोख्त के मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के हजम में तवाज़ुन लाने में मदद मिलेगी, जो इस वक्त भारत के हक में है। व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में अपने साथ नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में सदर ट्रंप ने अमरीकी दिफाई आलात लेने पर भारत की तारीफ की। कोई और हमारी तरह के दिफाई आलात नहीं बनाता, इसके करीब भी नहीं, तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इस दौरे को सरकारी दौरा तो नहीं कहा गया, मगर भारतीय वज़ीर आज़म पहले आलमी रहनुमा हैं जिन्हें सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अशाइया दिया। मुलाकात से पहले चंद घंटे पहले जो यहाँ पर वज़ारत ख़ारजा है उसने अपने एक ऐलान में भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में सरगर्म जो एक तंजीम है, अस्करियत पसंद तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन, उसके रहनुमा सैयद सलाहुद्दीन को दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान किया। और मुलाकात के बाद जो एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ व्हाइट हाउस से, उसमें पाकिस्तान पर जोर दिया गया कि वो अपनी सरजमीन को दूसरे ममालिक में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने ना दे। इसके अलावा पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि वो जो तंजीमें हैं वहाँ पर मौजूद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और ख़ास तौर पर जो मुंबई हमलों और पठानकोट हमलों में मुलव्वस लोग हैं उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करे। दोनों ममालिक ने ज़ोर दिया और इस बात पर ताउन करने पर यकीन दिलाया कि वो जो दहशत गर्द तंजीमें हैं, ख़ास तौर पर लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, उनके ख़िलाफ़ लड़ाई में एक दूसरे से ताउन करेंगे। पाकिस्तान ने इसके जवाब में जो रद्द अमल का इजहार किया गया उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान का जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अज़म है वो बिल्कुल वाज़ेह है और पूरी दुनिया ने उसकी कुर्बानियों को तस्लीम किया गया है। सलाहुद्दीन के बारे में कहा कि उसको दहशत गर्दी के फहरिस्त में शामिल करना बिल्कुल उसका कोई जवाज़ नहीं है। जी साकिब।
नदीम याकूब हमें ट्रंप मोदी मुलाकात का राउंड अप दे रहे थे। थैंक यू नदीम। और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस दौरे में होने वाली पेशरफ से भारत और अमेरिका के ताल्लुकात का फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है और फिर इससे पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, इस पे हम बात करेंगे हमारे आज के मेहमान इरफान नूरुद्दीन से, जो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस से मुंसलिक हैं और वहाँ जॉर्ज टाउन इंडिया इनिशिएटिव के डायरेक्टर हैं। इरफान, वेलकम टू व्यू 360। Thank you. You heard that in the communique there was a lot more pressure put on Pakistan to improve its anti-terror activities and to curb on terrorism that's emanating from within its borders. Could Pakistan find itself in a tighter spot over time as Modi and Trump build a stronger relationship? I believe so. I think this is a tough time for Pakistan, given Mr. Modi's pressure to show results in India, that he is being tough on terrorism, and of course for Mr. Trump, who has built an entire brand as being the person who's going to go fight terror. It's an easy win for him to give India. In the defense bill that was authorized by Congress in late December, Pakistan continues to get massive economic aid, but for the first time in a while, there's also now this need for certification to show that Pakistan has been fighting terrorism. You put those two together, there's a lot of pressure. तो पाकिस्तान इस वक्त अपने आप को एक मुश्किल सूरत हाल में पा सकता है, क्योंकि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी डिलीवर करना चाहते हैं इस वादे पर कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने में पुरअज़्म हैं, और दूसरी तरफ सदर ट्रंप का भी यही वो भी इसी बारे में इरादा कर चुके हैं अमरीकियों के सामने। तो ये इरफान नूरुद्दीन का कहना है कि ये एक आसान जीत होगी सदर ट्रंप के लिए भारत को देने के मामले में। और उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि दिसंबर में जो डिफेंस बिल यहाँ पे मंजूर हुआ था उसमें पाकिस्तान के लिए माशी इमदाद का जिक्र तो है, लेकिन उसके अलावा इस दफ़ा ये भी शामिल किया गया कि पाकिस्तान को ये सर्टिफाई करना होगा कि वो अपनी सरहदों में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है और ठोस किस्म की कोशिशें कर रहा है। One of the big issues discussed in these meetings was economy, but we also saw that H-1B visa issue. The H-1B visa is the program, I should let our viewers know, जिसके ज़रिए यहाँ पे अमेरिका में आर्जी तौर पे मुलाज़मीन आते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों से, और भारत इसका बहुत ज़्यादा एक बड़ा कह लीजिए बड़े पैमाने पे इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहा है। Lots of Indians come here on the H-1B visa program, but this wasn't discussed in the meetings. What do you think that shows? That it's probably going to be discussed in private. Okay. And so for Mr. Trump, think about yesterday. He gets both a win in the Supreme Court that his travel ban gets sort of reinstated, at least in part. For him to concede on H-1B in public would be a massive loss for him. He's not going to do that. And I think Mr. Modi and his team understands that. And so they'll put pressure, a lot of pressure, I imagine, but behind the scenes. तो तवक्को ये है कि H-1B वीज़ा प्रोग्राम जिसके लिए भारत से मुलाज़मीन अमेरिका आते हैं उसके बारे में प्रेशर तो डाला होगा मोदी और साहब और उनकी टीम ने, लेकिन सदर ट्रंप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे इस मामले पे किसी किस्म की कंसेशन या रियायत नहीं देना चाहते थे, क्योंकि कल उनको जो ट्रैवल बैन है उससे मुतालिक भी कुछ कामयाबी हासिल हुई और उसके बारे में भी हम शो में आगे चल के आपको बताएंगे मज़ीद तफसीलात। लेकिन सदर ट्रंप बड़े प्लेटफॉर्म पे किसी किस्म की कह लीजिए कि रियायत नहीं देना चाहते थे। सो व्हाट वुड यू से आर सम ऑफ द मेजर सक्सेसेस एंड लेट्स से फेलियर्स of this visit? I would say the successes outnumber the failures, right? Okay. So the successes are that Mr. Trump gets to show that he's tough on China. In the communique, there's a statement about North Korea, to which India now has agreed. So one, that's a good thing for Trump. And for India, of course, all the language is tough on Pakistan, including earlier in the day, the announcement by the State Department that Syed Salahuddin would be designated a global terrorist. So Mr. Modi gets to go back and say, I've got America on my side, they're isolating Pakistan. The limitations, I wouldn't call them failures because expectations were very low, is that there's very little by way of specifics on the economy, very little by way of specifics on energy cooperation, and a lot of other issues that are going to be important for the long-term relationship, but that are probably going to be discussed in the future, not yet. At ministerial level probably, or a bureaucratic level, exactly. Most likely. So जी, कामयाबी तो ये हुई कि सदर ट्रंप ये जाहिर कर सके कि वो चाइना पे टफ हैं, और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोदी ने पाकिस्तान से मुताल्लिक जिस किस्म के बयानात जॉइंट कम्युनिके में मुश्तरका एलामिया में शामिल हो सके, उनसे वज़ीर आज़म मोदी भी वापस जाके अपने अवाम को ये साबित कर सकेंगे कि वो अमरीका की हिमायत हासिल करने में कामयाब हुए हैं पाकिस्तान पे मज़ीद दबाव डालने के लिए। तो ये तो थी कुछ कामयाबियाँ, और इरफान नूरुद्दीन का कहना है कि फेलियर ऐसा कोई नहीं हुआ, लेकिन लिमिटेशन अगर देखी जाए तो वो ये है कि माशी एतबार से
जो गुफ्तगू हुई उसमें कोई स्पेसिफिक्स नहीं सामने आई, यानी कोई ख़ास मंसूबे या ख़ास डिटेल जो थी वो सामने नहीं आए, तो तवक्को यह है कि फिर वो बाद में जो दोनों मुल्कों के नुमाइंदे होंगे मुख्तलिफ लेवल पे, फॉरेन सेक्रेटरीज़ के लेवल पर, और उसके अलावा वो फिर इस बारे में बातचीत करेंगे। द बेयर हग वाज सीन अराउंड द वर्ल्ड. Mr. Modi hugged President Trump. Both of them are polarizing figures. Do you see any similarities between these two leaders that could help them forge stronger ties on a personal level? That's a great question. They're both nationalists, and unapologetically so. Mr. Modi understands that his currency is twofold. One, to show that he can grow India's economy, but on the other hand, his constituency is Hindu nationalist. There's a lot of anti-Muslim rhetoric among parts of his party. He himself, as Prime Minister, hasn't indulged, but lots of others do. Mm-hmm. Of course, for Mr. Trump, anti-Muslim rhetoric is not something he's averse to. Mm-hmm. He's also a nationalist, so one could imagine a certain partnership there, and they both agree that terrorism is a real problem. Mm-hmm. They both conceive of themselves as outsiders as well. All right. So दोनों जो सरबराहान हैं उनके दरमियान मुश्तरक ये है कि दोनों ही नेशनलिस्ट हैं और दोनों ही की जो कंस्टिट्यूएंसी है यानी जो उनकी हिमायत करते हैं उनमें मुसलमान मुखालिफ जज्बात पाए जाते हैं, तो ये दोनों के लिए नई बात नहीं है। तो दोनों की सोच में और उनकी पॉलिसीज़ में अपने मुल्क की जानिब कुछ ऐसी मुश्तरका बातें हैं जो दोनों को कह लीजिए कि एक फ़र्द की सतह पर और एक दूसरे के साथ ज़ाती सतह पे बेहतर ताल्लुकात और बेहतर रवाबित कायम करने में मदद दे सकती हैं। इरफान नूरुद्दीन, we really appreciate you coming to Voice of America and we appreciate your time and insight. Thank you very much. Thank you very much. And now back to Saqib. और अमेरिका की आला तरीन अदालत ने सदर ट्रंप की जानिब से 6 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से मुसाफरों की आमद पर पाबंदियों के हुक्मनामे के कुछ हिस्सों को काबिल अमल करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लीबिया, ईरान, सोमालिया, सूडान, यमन और शाम से मुसाफरों की आमद पर 90 दिन की पाबंदी और पनाहगज़ीनों के प्रोग्राम पर 120 रोज़ की पाबंदी को बहाल कर दिया है। ताहम अदालत का कहना है कि ये पाबंदियाँ उन गैर मुल्कियों पर लागू नहीं हो सकती जो अमेरिका में किसी शख्स या इदारे से अपना ठोस ताल्लुक़ साबित कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर मुसाफिर के रिश्तेदार अमेरिका में आबाद हैं, किसी तालिब इल्म को यूनिवर्सिटी ने दाखिला दे दिया है या किसी शख्स को मुलाजमत की पेशकश की गई है तो वो सफरी पाबंदियों से मुस्तस्ना है। सदर का कहना है कि अदालत का ये फ़ैसला अमेरिका को महफूज रखने में हुकूमत की मदद करेगा। ताहम नाक़दीन इस फ़ैसले की ज़ुबान को गैर वाज़ेह करार दे रहे हैं। इंटरनेशनल रेफ्यूजी असिस्टेंस प्रोजेक्ट की एहलकार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बज़रिया स्काइप बताया कि इदारा मुसाफिरों की मदद और उनकी हुकूक के बारे में आगही फराहम करने के लिए तैयार है। My organization will be publishing a Know Your Rights guide with updated information. We'll be responding again with volunteers to airports to make sure that this is implemented correctly and that individuals are not stopped with no reason or held indefinitely for no reason. अदालत अक्टूबर में सफरी पाबंदियों पर इजरा का आगाज़ करेगी। ताहम ट्रंप इंतज़ामिया को जुमेरात से ये पाबंदियाँ लागू करने की इजाज़त दे दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि पाबंदियों के इतलाक़ से कबल महकमा मुसाफिरों और उनकी मदद के लिए काम करने वाले इदारों को वाज़ेह हिदायत जारी करेगा। दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों, मुनफरिद फीचर्स और दिलचस्प वीडियोस के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आज आप पंजाब हुकूमत की जानिब से किसानों में 50 लाख स्मार्टफोन्स की तकसीम के मंसूबे पर रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। और अब हम देखेंगे वर्ल्ड व्यू, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से अहम खबरों और इंटरेस्टिंग वाक़यात की झलकियाँ। अमेरिका ने सदर बशार अल असद की हुकूमत को शाम के शहरियों के खिलाफ किसी मजीद कीमियाई हमले से बाज रहने का सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि अगर ऐसा कोई इक़दाम किया गया तो शाम को इसकी भारी कीमत अदा करना होगी। शाम ने अमेरिका की तरफ से नए कीमियाई हमलों की तैयारी के इल्जामात को मुस्तरद किया है। अमेरिकी कांग्रेस के बजट ऑफिस की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के तजवीज़ करदा हेल्थ केयर बिल को मंजूर किया गया तो आइंदा 10 सालों में 22 मिलियन अमेरिकी शहरी इंश्योरेंस से महरूम हो जाएंगे। बिल को रिपब्लिकन रहनुमाओं की जानिब से भी मुखालिफत का सामना है। फिलिपाइन की फौज का कहना है कि वो दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। फौजी तर्जुमान का कहना है कि जनूबी शहर मरावी से दहशतगर्दों के रहनुमा के फरार होने की तस्दीक करना अभी बाकी है। अमेरिका में एरिज़ोना और कैलिफोर्निया समेत कई रियासतों में जंगल की आग पर काबू पाने का काम जारी है। इन इलाकों में आग शदीद गर्मी और तेज हवाओं के बायस लगी, जहां दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुंच चुका है।
پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں اس سال کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ پاک افغان مشترکہ چیمبر آف کامرس کے مطابق اس سال دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا حجم 40% تک کم ہوا ہے۔ اس وقت ہم آپ کو لے جا رہے ہیں لاہور کے علاقے مہاجر آباد کی جوتا منڈی میں، جہاں بننے والے جوتے اس سال عید پر افغانستان نہیں پہنچ سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں کہ کیوں۔ میرا نام عبد الماجد ہے، میں مقامی مہاجر آباد کا ہی رہنے والا ہوں۔ ہمارے سب لوگوں کے جو بڑے ہیں نا، وہ سارے ہجرت کر یہاں پر پاکستان مقیم ہوئے، اس مہاجر آباد میں۔ اس مہاجر آباد کو آباد کرنے والے وہاں سے آ کر ہمارے بڑے ہیں۔ اس علاقے میں صرف لیڈیز شوز کا کام ہوتا ہے، لوگ گھروں میں بھی کرتے ہیں، لیڈیز بھی کرتی ہیں، چھوٹے بچے بھی کرتے ہیں، لوگ اپنی مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اس پر اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس عید کا آرڈر تقریباً شبرات سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا بازار ہے جوتیوں کا، اور ہر شہر سے تقریباً یہاں پر ہر شہر سے ہی، یہاں تک کہ کراچی سے بھی ویپاری یہاں پر خریداری کے لیے آتے ہیں۔ عید پر کام زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس مرتبہ ہمارا کام نہیں ہوا، اور مین وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ بہت اچھا کردار ہے کہ دہشت گردی ختم ہوئی، لیکن اس کا یہ مناسب حل نہیں ہے کہ بارڈر بند کیے جائیں۔ ہمارا افغانستان بہت زیادہ مال جاتا ہے، بارڈر بند ہونے کی وجہ سے ہمارا سارا مال بائنڈ اپ ہوا ہے۔ اس سے انڈیا کو بہت زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ وہاں کا تاجر جو ہے وہ انڈیا سے مال خرید رہا ہے۔ جیسے پہلے سیزن میں کام ہوتا ہے یا رمضان میں ہوتا رہا، وہ اس مرتبہ نہیں ہوا۔ ہمارا پروفٹ کم ہوا ہے، ہمارے سیل نہیں ہوئی، ہماری پروڈکشن نہیں بڑھ سکی۔ آخر ملاحل میں ہے، کام ختم ہو چکا ہے، مارکیٹ یہ کام نہیں جانا۔ یہ لوگ جو بچے جوتیاں بنا رہے ہیں، یہ صرف اپنے ملنے والوں کی عزیز و کاب کی، یہ ان کی جوتیاں بنا رہے ہیں۔ ہمارا مال تیار ہونے کے بعد لاہور کی مارکیٹوں میں پہنچ رہا ہے۔ لاہور کی کہہ لیں یا پاکستان کی کہہ لیں کہ ہماری کچھ مختلف اسٹمپ ہے دکانداروں کی یا ڈبے ہیں، وہ آپ کو ہر شہر سے ہی تقریباً ملیں گے۔ اور پاکستان سے واپس آتے ہیں امریکہ، جہاں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہر سال ملک بھر میں 6 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہوتے ہیں۔ ہر سال نہیں، انفیکٹ ہر رات 6 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی تعداد نیو یارک سٹی اور لاس اینجلس کاؤنٹی میں رہتی ہے۔ بالکل سارا، اور یہی وہی ایل اے کاؤنٹی ہے جو ہالی ووڈ کا گھر بھی ہے۔ حال ہی میں تقریباً 500 مسلمان ورلڈ ہیومینٹیرین ڈے پر لاس اینجلس کے بے گھر افراد کی مدد کے لیے جمع ہوئے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بے گھر افراد کی بڑی تعداد کے لیے شہرت رکھنے والے لاس اینجلس کے اسکڈ رو نامی علاقے میں 500 سے زائد روزے دار مسلمان ایک گرم دن بے گھر افراد کی مدد کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ان رضاکاروں نے نہ صرف ضرورت مندوں میں کپڑے، حفظان صحت کی اشیاء، کھانے پینے کا سامان اور دوسری ضروریات زندگی کی چیزیں تقسیم کی، بلکہ HIV ٹیسٹ اور ڈینٹل اسکریننگ کی سہولیات بھی مہیا کی۔ پچھلے 18 سالوں سے لاس اینجلس کے مسلمان ماہ رمضان کے آخری دنوں میں انسانیت کی خدمت کرتے آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی ہونے کی حیثیت سے امریکی معاشرے کے مسائل ان کے اپنے مسائل ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے انسانوں کی قدر کریں۔ قرآن ہمیں پڑوسیوں کی مدد کرنے کا درس دیتا ہے، اور یہ بھی صدقہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم اپنے ان پڑوسیوں کو مدد فراہم کرتے ہیں جو ضرورت مند ہیں۔ اس چیریٹی پروگرام کے آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ میڈیا کو مسلمانوں کی ان خدمات سے دنیا کو باخبر کرنا چاہیے۔ ہماری خدمات کو میڈیا میں نہیں دکھایا جاتا، ہمیں میڈیا میں دنیا کے سامنے ایک منفی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، ہمیں صرف برے کاموں کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سال 1999 سے لے کر اب تک مسلمانوں نے پورے امریکہ میں 80,000 بے گھر افراد کی امداد کی ہے۔ ہم اس معاشرے میں ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ اپنے آس پاس دیکھیے، آپ کا ٹیکسی ڈرائیور مسلمان ہے، آپ کا ڈاکٹر مسلمان ہے۔ میں ایک فارماسسٹ ہوں اور میں بھی مسلمان ہوں، اور ہم اس زمین پر بسنے والے دوسرے انسانوں کی طرح ہی ہیں۔ ہم بھی معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ زندگی جس کو دنیا امریکن ڈریم کہتی ہے۔ جینیا ڈیلوٹ کے ساتھ سحر ماجد، اردو VOA۔ میں ہوں خالد حمید، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں VOA اردو کے فیس بک پیج پر روزانہ شام 7 بجے تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔
बिल्कुल, खालिद हमीद के साथ दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें आप फेसबुक लाइव पर हर शाम 7 बजे देख सकते हैं और facebook.com/VOA उर्दू हमारा एड्रेस है और इस पर आप हमें हालात हाज़िरा के बारे में अपने कमेंट्स दे सकते हैं और शो से मुताल्लिक अपनी राय और सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, तो वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से कांटेक्ट करने के लिए जब चाहें आइए facebook.com/VOA उर्दू पर। ईद के दिनों में बहुत से लोग तफरीह के लिए सर्कस देखने जाते हैं। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक बहुत ही मुनफरिद सर्कस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इसकी ख़ास बात यह है कि वहाँ नौजवानों को करतब और जिमनास्टिक के साथ साथ मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने के साथ साथ मिलजुल कर रहना भी सिखाया जाता है। आइए देखते हैं। न्यू जर्सी में करतब दिखाने वाला एक ग्रुप ट्रेंटन सर्कस स्क्वाड 12 से 17 साल के बच्चों को बहुत सी गैर मामूली महारतें सीखने का मौका फराहम करता है, जिनमें जिमनास्टिक, शोबदाबाजी, हवा में प्लेटों को घुमाए रखना और एक पहिए की साइकिल चलाना वगैरह शामिल हैं। ये अमेरिका भर में सोशल सर्कस के उन 1 दर्जन से ऊपर प्रोग्रामों में से एक है, जो शहर के कम आमदनी वाले और अमीर मुज़ाफ़ाती इलाकों के बच्चों को एक जगह इकट्ठा करता है। वो इन बच्चों में एक एहसास यकजहती, अपनी सलाहियतों पर एतमाद और इन्हें एक दूसरे से राब्ते उस्तवार करने का एक प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। हम इस प्रोग्राम के जरिए ट्रेंटन के इर्द गिर्द आबाद खुशहाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को ट्रेंटन के कम महारत याफ्ता अंदरूनी शहर के बच्चों के साथ मिलकर सीखने का मौका देते हैं, ताकि वो आपस में राब्ता बना सकें और इन ताल्लुकात को मजबूत कर सकें। ट्रेंटन सर्कस स्क्वाड अंदरूनी शहर रहने वाले टीन एजर्स के बारे में मनफी तासुरात दूर करने के लिए 2 साल कबल कायम हुआ था। हमारे टीन एजर्स जिन चीज़ों का तजर्बा करते हैं उनमें सबसे अहम परफॉर्मेंस है। जब वो चंद हफ्तों के बाद मिलते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि वो एक दूसरे के साथ इत्मीनान से काम करेंगे और ये अमूमन मामूली से काम होते हैं, मसलन किसी प्लेट को फ़ज़ा में घुमाना, लेकिन वो ये सीखते हैं कि परफॉर्म करना असल में दूसरे लोगों को कुछ लुटाने का एक तरीका है। इस प्रोग्राम में शामिल बच्चे ये चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। वो इस जगह को अपना एक दूसरा घर महसूस करते हैं और ख़ुद को महफूज समझते हैं। अगर मुझे घर में या स्कूल में कोई मसला होता है तो मैं इन्हें बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ हम सब एक ख़ानदान की तरह होते हैं। वो आप पर हंसेंगे नहीं, आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। ये मेरे लिए वाकई एक महफूज माहौल है, बजाय इसके कि गलियों में फिरा जाए और बहुत से ऐसे मुख्तलिफ मशागल में पड़ा जाए जो बुरे भी हो सकते हैं और अच्छे भी। लेकिन यहाँ कोई चीज़ बुरी नहीं है, यहाँ सब सरगर्मियाँ अच्छी हैं। इससे मुझे नए लोगों से मिलने और मुख्तलिफ किस्म के लोगों के बारे में मालूमात हासिल करने में मदद मिलेगी। और ऐसा उस वक्त होता है जब वो नजर न आने वाली समाजी लकीर के ऊपर इकट्ठे उड़ने के काबिल हो जाते हैं, जो इन्हें अलग अलग करती है, और वो एक दूसरे के साथ और एक निस्बतन बड़ी कम्युनिटी के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। फाइजा अलमसरी की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। और अब आपको एक और मुनफरिद चीज़ दिखाते हैं, और वो है हथियारों से बने फूल। चीन के एक आर्टिस्ट ली होंगबो ने कागज़ से इस तरह हथियार बनाए हैं कि जब उनकी तहों को खोलो तो वो फूल की तरह लगने लगते हैं। ओशन ऑफ फ्लावर्स नामी इस नुमाइश के लिए ली ने रंग बिरंगे कागज़ों से पिस्तौल और बंदूकें और बहुत से दूसरे हथियार बनाए हैं और उन्हें ऐसे सजाया कि वाकई देखने वाले को लगता है कि सामने फूलों का एक समंदर है। ली का कहना है कि तबाही फैलाने वाले हथियारों को फूलों में बदल कर वो लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि लड़ाई को दोस्ती में बदलना भी मुमकिन है। बहुत इंटरेस्टिंग सारा, ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पे, एड्रेस आप जानते हैं, facebook.com/VOA उर्दू। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।